जिसके साथ उसने ध्रुवांश पर चिल्ला कर कहा, अभी तक तुम्हारी जुबान इतनी तेज चल रही है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वो अपनी चेतना शक्तियां बाहर निकालने लगी, क्योंकि आज तक उससे किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। तब ध्रुवांश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब जो कि तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आ रही, तो चलो मुकाबला शुरू करते हैं। अपनी बात कहने के बाद ध्रुवांश तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। उसने परछाई धमाका चेतना कला का इस्तेमाल किया था, जिससे वो परछाइयों में बदलकर जोहाना की तरफ बढ़ा। इस दौरान उसकी दोनों उंगलियां सुनहरे रंग की थी और वो तेजी से जोहाना के गले की तरफ जाने लगी। जब जोहाना ने ध्रुवांश के इस हमले को देखा तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई और उसने उस हमले से बचने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि उसके शरीर से निकली चेतना शक्तियां इस कदर बढ़ गईं कि उसने ध्रुवांश को बड़ी आसानी से पीछे धकेल दिया। एक मध्य के दिव्यमान और परमवीर के बीच का फासला बहुत ज्यादा होता था। तब जोहाना ने आंखों में बेरहमी के साथ कहा, महज इतनी शक्तियों के साथ तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मुझसे मुकाबला करने आ गए। अपनी पूरी शक्तियां बाहर निकालो, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा हमला करने का मौका नहीं देने वाली। ये सुनकर ध्रुवांश ने बेझिझक काले रंग की चेतना शक्तियां बाहर निकाली और एक झटके में आसमान में एक बहुत बड़ा काले रंग का हाथ तैयार किया। इस हाथ के साथ ही ध्रुवांश के ठीक सामने एक सुनहरी मीनार तैयार हो गई, जो तेजी से आगे बढ़ते हुए जोहाना पर हमला करने लगी। इस दौरान आसमान में तैयार हुआ हाथ भी उस पर हमला कर रहा था। ध्रुवांश को पता था कि इतने ताकतवर योद्धा के सामने उसे अपने सबसे ताकतवर हमले ही इस्तेमाल करने पड़ते। तब जोहाना ने दोनों तरफ से आते हमलों को देखकर कहा, यह कम से कम पिछले हमलों से तो बेहतर है, लेकिन है ये भी बहुत कमजोर। इतना कहते ही वो तुरंत जमीन से छलांग लगाकर ऊपर की तरफ जाने लगी और सबसे पहले उसने काले हाथ पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। ध्रुवांश ने देखा कि जोहाना के हमले में कितनी ज्यादा ताकत थी, मगर उस काले हाथ को खत्म करने के बाद भी वो रुकी नहीं और अपनी चेतना शक्तियों से एक भाला तैयार कर उसने सुनहरी मीनार पर भी जोरदार हमला कर दिया। फिर ध्रुवांश की नजरों के सामने वो भाला उस विशाल काय मीनार को चीरते हुए आगे बढ़ा। चेतना शक्तियों की खतरनाक लहर चारों तरफ फैलने लगी और सब कुछ धुंधला पड़ गया। इस दौरान जोहाना की आंखों की बेरहमी बरकरार थी और वो ध्रुवांश की शक्तियों का मजाक उड़ाने के लिए तैयार हुई, पर तभी उसके चेहरे का रंग बदलने लगा जब उसे दिखा कि ध्रुवांश ने आसमान में सुनहरे रंग का एक बहुत बड़ा जाल तैयार कर दिया। उस ताकतवर चेतना जाल को देखकर जोहाना की आंखों में हैरानी दिखी और उसने कहा, चेतना जाल? मतलब ये एक दूसरे पड़ाव का परम चेतक योगी भी है, तभी तो ये इतना गुरूर दिखा रहा है, वो भी महज मध्य का दिव्यमान होकर। जाहिर सी बात थी कि उस चेतना जाल की खतरनाक शक्तियां महसूस कर जोहाना को ध्रुवांश के योगी रैंक का पता चल गया था। लेकिन एक पल बाद जोहाना का गुरूर वापस दिखाई देने लगा, क्योंकि किसी परमवीर से लड़ने के लिए तो किसी योगी का तीसरे पड़ाव का परम चेतक होना जरूरी था, और ध्रुवांश तो फिलहाल उससे काफी दूर था। दूसरी तरफ ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और अपने हाथों की सील तेजी से बदलता गया। आखिर में उसने चेतना जाल का हमला करते हुए कहा, चेतना एरावत जाल का हमला। उसके ऐसा कहते ही चेतना जाल में से एक बहुत बड़ा सुनहरा हाथी बाहर निकला और जोहाना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस दौरान दरबार में मौजूद योद्धाओं ने जब आईने में देखा कि ध्रुवांश ने किस कदर ताकतवर हमला जोहाना पर किया, तो उनके चेहरों पर हैरानी दिखने लगी। पर सभी के जहन में एक ही सवाल था कि चाहे उसके चेतना जाल का हमला कितना भी ताकतवर क्यों ना था, क्या वो एक परमवीर योद्धा को हरा पाता? इस वक्त ध्रुवांश और जोहाना जिस दरबार में मुकाबला कर रहे थे, वो पूरा दरबार कांप रहा था। जोहाना सुनहरे हाथी को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी, जिसके बाद उसने अपने हाथों में पकड़े भाले से उस हाथी पर जोरदार हमला किया। उसके इस हमले के बाद सुनहरा हाथी धुंधला दिखने लगा और उस टक्कर से शक्तियों की खतरनाक लहरें चारों तरफ फैलने लगी। किस्मत से उस जगह पर ध्रुवांश और जोहाना के अलावा और कोई नहीं था, नहीं तो इतनी खतरनाक शक्तियों की लहर से काफी जख्मी हो जाता। इतने में ध्रुवांश ने अपने हाथों की सील बदलकर कमजोर पड़ते सुनहरे हाथी को सुनहरे चक्र में बदल दिया, जिससे उसकी शक्तियां अचानक काफी ज्यादा बढ़ गईं। इतना ही नहीं, बल्कि वो जोहाना के भाले को तबाह करते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर जोहाना घबराई नहीं, बल्कि उसने अपने हाथों में चेतना शक्तियां इकट्ठा कर बड़ी बड़ी लहरें तैयार कर दी। वो लहरें आगे बढ़ते हुए सुनहरे चक्र से टकराई और इस टक्कर से उस मजबूत चक्र के भी दो हिस्से हो गए। तब दरबार में मौजूद नए योद्धा जो आईने के जरिए ये मुकाबला देख रहे थे, हड़बड़ाने लगे। वाकई जोहाना उनकी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर निकली, और तो और उसके पास बहुत सी अनोखी चेतना कलाएं भी थी, जिनके सामने ध्रुवांश शायद कमजोर पड़ जाता। जिस दौरान उनकी नजर इस मुकाबले पर थी, उतने में दो रोशनियां आईने में से बाहर आकर उस दरबार में खड़ी हो गईं। लोगों ने एक साथ इन दोनों रोशनियों को देखा, जो लैला और एक सीनियर थे। उस सीनियर का चेहरा शर्म से लाल हो रखा था और वो मजबूरी में अपना सर हिलाते हुए अपनी जगह पर चला गया। वहीं लैला के चेहरे पर भी जीत की ज्यादा खुशी नहीं थी, लेकिन सभी समझ गए कि लैला मुकाबला जीत गई थी। फिर भी बहुत से ऐसे योद्धा थे जो लैला को हैरानी भरी नजरों के साथ देखते गए, लेकिन उसने तो सभी को नजरअंदाज कर अपना ध्यान आईने में होते सबसे खास मुकाबले की तरफ किया।
वहां उसे जैसे ही ध्रुवांश देखा तो लैला की आंखों में हल्की फिक्र दिखने लगी। दूसरी तरफ एक जोरदार धमाका हुआ और जोहाना का शरीर ध्रुवांश के ठीक सामने आ गया। वहां पहुंचकर उसने बेरहमी से ध्रुवांश के सीने पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसे ध्रुवांश ने अपने हाथों से रोका। पर उस हमले में इतनी ताकत थी कि ध्रुवांश उड़ते हुए बहुत पीछे जा गिरा। फिर जैसे तैसे खड़े होकर वो अपने हाथ हिलाने लगा, क्योंकि उसके हाथ सुन पड़ गए थे। तब उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिख रही थी। ये दूसरी बार था जब उसका मुकाबला किसी परमवीर से हो रहा था। पहली बार तो प्राचीन अमर पक्षी की मदद से वो विशंभर को हराने में कामयाब रहा था, लेकिन ऐसा करने की भी ध्रुवांश को काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और वो आधे महीने तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया था। और आज तो वो अमर पक्षी की शक्तियां भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इतने में जोहाना का शरीर दोबारा गायब होते हुए ध्रुवांश के ठीक सामने आ गया और उसने हंसते हुए उस पर एक और जोरदार हमला कर दिया। लेकिन ऐन वक्त पर ध्रुवांश ने खुद को पीछे किया, जिसके बाद वो चैन की सांस लेने लगा। ऐसा करते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, बाल बाल बच गया। जोहाना का यह हमला तो पिछले हमले से भी ज्यादा ताकतवर था। लगता है मुझे अमर पक्षी से मदद मांगनी पड़ेगी। ऐसा कहकर उसने अपनी अंतरात्मा को तेजी से अमर पक्षी के पास भेजा, जिसे देखकर अमर पक्षी कहने लगी, तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? बड़ी मुश्किल से तो 2 परमवीर आत्मिक अंशों की शक्तियों से मैं अपनी ताकत हासिल कर पाई हूँ। और वैसे भी तुम जिंदगी मौत का मुकाबला तो लड़ नहीं रहे हो जो तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत पड़े। हार जाओ इस लड़की से, तुम्हारे गुरूर के सिवाय और तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर ध्रुवांश की अंतरात्मा ने जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ अपने हिस्से की शक्तियाँ लेने आया हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि खून के रिश्ते के बाद तुम्हारी शक्तियाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, मेरी भी हो गई हैं। भले ही वो जितनी शक्तियाँ इस वक्त इस्तेमाल कर पाता, वो विशंभर के खिलाफ किए हमले से तो काफ़ी कम थी, लेकिन मौजूदा हालात में तो वो भी ध्रुवांश के लिए काफ़ी होती। तब अमर पक्षी ने आह भरते हुए अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, जो करना है करो। उसके शरीर से काले रंग की आग निकलती जा रही थी, जो ध्रुवांश की अंतरात्मा में जाती गई। दूसरी तरफ जोहाना ने देखा कि ध्रुवांश कैसे अपनी जान बचाकर उससे भाग रहा था। तब उसने मुस्कुराकर ध्रुवांश की बेइज्जती करते हुए कहा, क्या हुआ नवाड़ी, अब नहीं चल रही तुम्हारी जुबान? पता चल गया कि तुम्हारी और मेरी काबिलियत में कितना ज्यादा फर्क है, लेकिन तुमने मुझे नाराज कर दिया है और इसकी कीमत तुम्हें अब चुकानी ही पड़ेगी। वैसे भी अब वक्त आ गया है ये मुकाबला खत्म करने का। ये कहते ही उसने अपने हमले और भी ज्यादा खतरनाक कर दिए ताकि वो मुकाबला जल्द से जल्द खत्म कर सके। इसलिए उसकी चेतना शक्तियां भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी और वो हड़बड़ाकर ध्रुवांश पर हमला करने लगी। लेकिन जैसे ही वो ध्रुवांश पर हमला करने वाली थी, तभी ध्रुवांश की आंखों में काले रंग की आग जलने लगी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट के साथ ही ध्रुवांश ने उससे कहा, जोहाना, मुकाबला खत्म होने से पहले ही जीत की खुशी मनाना हानिकारक हो सकता है। फिर ध्रुवांश ने एक जोरदार मुक्का आगे जड़ दिया, जिससे बेहिसाब काले रंग की चेतना शक्तियां आगे निकली और इस बार इन शक्तियों में आग भी जल रही थी। वो मुक्का जैसे ही जोहाना के हमले से टकराया तो एक जोरदार झटका महसूस हुआ और जमीन पर दरारें पड़ने लगी। उस टक्कर से ध्रुवांश और जोहाना दोनों के शरीर कांपने लगे और वो दोनों ही झटका खाकर काफी पीछे हो गए। दूसरी तरफ दरबार में मौजूद नए योद्धाओं के मुंह हैरानी में खुले के खुले रह गए। ध्रुवांश का वो हमला जोहाना को टक्कर कैसे दे पाया था, ये कोई समझ नहीं पाया। अभी तक ज्यादातर मुकाबले खत्म हो गए थे, इसलिए नए योद्धाओं के साथ सीनियर्स भी उस दरबार में आ गए थे। उन्होंने भी ध्रुवांश के हमले को देखकर कहा, ये लड़का काफी दिलचस्प समझ आता है। वही मुकाबले के मैदान में जोहाना ने खुद को संभाला और उसके बेरहमी भरे चेहरे पर अजीब सी हैरानी नजर आने लगी। उसने इस हैरानी के साथ ही खुद से पूछा, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? वो देख रही थी कि ध्रुवांश का शरीर काले रंग की चेतना शक्तियों से ढका था और उसके अंदर एक बड़ी रहस्यमयी आग भी चल रही थी। ध्रुवांश की बढ़ी हुई शक्तियां देखकर जोहाना ने सवाल किया, इसकी शक्तियां आखिर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गईं? इस दौरान ध्रुवांश ने भी जोहाना के चेहरे की हैरानी देखी और वो मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी आंखों में जलती आग और ज्यादा बढ़ाते हुए कहा, जोहाना, चलो दोबारा कोशिश करो यह मुकाबला खत्म करने की। ये सुनकर जोहाना ने अपनी हैरानी को काबू किया और गुस्से भरी आवाज में कहा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी शक्तियां थोड़ी बहुत बढ़ गई हैं? मैं अभी भी तुमसे डरती नहीं हूं नवाड़ी। पर तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी और ध्रुवांश उसके ठीक सामने आ गया। उसके हाथों में काले रंग की चेतना शक्तियां इकट्ठा थी, जिसके साथ उसने जोहाना पर हमला कर दिया। तभी जोहाना ने भी हड़बड़ाकर अपना मुक्का सामने किया ताकि वो खुद को ध्रुवांश के हमले से बचा सके। दोनों मुक्कों की टक्कर पर शक्तियों की लहरें निकलने लगी और तब जाकर जोहाना के चेहरे का रंग बदलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो महसूस कर पा रही थी कि ध्रुवांश की शक्तियां उसकी शक्तियों पर हावी पड़ रही थीं, बल्कि काली चेतना शक्तियों में मौजूद आग जोहाना की शक्तियों को जलाकर गायब कर रही थी। ये देखते ही जोहाना चिल्लाई, आखिर ये आग है कौन सी शक्ति? ये तो चेतना शक्तियों को भी जलाकर गायब कर सकती है।
जब वो महसूस करने लगी कि उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं, तो उसने तुरंत अपने आप को पीछे किया और ध्रुवांश से जैसे तैसे दूर हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी दिखने लगी थी और तभी उसने अपने पास से एक नीले रंग का चील बाहर निकाला। वो चील बर्फ से बना था और उसकी चेतना शक्तियां भी बेहद खतरनाक लग रही थीं। उस नीले रंग के बर्फीले चील का शरीर एक बर्फीले कवच से ढका था और उसे देखकर ध्रुवांश के चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब होने लगी। जबकि दरबार में मौजूद कुछ सीनियर्स ने तो आह भरते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि इस लड़के ने जोहाना को हिमदार चील निकालने पर मजबूर कर दिया। पता नहीं ये लड़का फेरिस्त के 65वें सबसे ताकतवर जानवर के सामने क्या कर पाएगा। तभी उस नीले रंग के बर्फीले चील ने अपने विशालकाय पंख खोलने शुरू किए। उसके पंखों के खुलते ही आसपास की हवा तक जमने लगी और ध्रुवांश को बेतहाशा ठंड लगने लगी। वो देख रहा था कि उस चील से निकलती ठंडक शीतलहर करैत से भी ज्यादा खतरनाक थी। तब ध्रुवांश के चेहरे पर छाई परेशानी देखकर जोहाना ने उससे कहा, मुझे हिमदार चील इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यही तुम्हारी जीत है नवाड़ी। उसकी आंखों में बेरहमी थी, लेकिन वो भी जानती थी कि ध्रुवांश की शक्तियों ने उसे बहुत हैरान कर दिया था। बल्कि ये सब कुछ तब था जब ध्रुवांश महज मध्य का दिव्यमान था। इसका मतलब अगर वो चरम का दिव्यमान हो जाता तब तो वो शायद जोहाना को भी हरा देता। और क्योंकि जोहाना की नज़र में ताकत ही सब कुछ होती थी, इसलिए पहले वो जिस हकारत भरी नज़र के साथ ध्रुवांश को देख रही थी वो अब बदल चुकी थी। इतने में ध्रुवांश ने आ भरी और जोहाना की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इस हिमदार चील का हमला देखने में बड़ी दिलचस्पी है जोहाना। रही बात हारने की, तो मैं अभी भी हार मानने नहीं वाला। उसने अपनी उंगलियां चटकानी शुरू की क्योंकि अब वो मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। वहीं उसका अंदाज देखकर जोहाना चिल्लाई और नीले रंग की बर्फीली रोशनी उसने अपने शरीर से निकालनी शुरू की। उसके ऐसा करने पर सामने मौजूद चील जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगा और तब जोहाना का शरीर उस चील के शरीर से मिल गया। अब जो कि दोनों के शरीर एक दूसरे से मिल गए तो चील की आंखें जोहाना जैसी हो गईं और वो चिंगाड़ते हुए चेतना शक्तियां बाहर निकालने लगा। उसके ऐसा करने पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमने लगी थी, बल्कि वहां चलती हवा तक पूरी तरह से जम गई। तभी उस हिमदार चील ने आसपास की बर्फ से चेतना शक्तियां सोखना शुरू किया, जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ते हुए ध्रुवांश पर हमला करने लगा। तो आखिर कैसे टक्कर दे पाएगा ध्रुवांश जोहाना के इस ताकतवर और खूंखार हिमदार चील को, या फिर वो सभी को हैरान करने में हो जाएगा कामयाब?